Hello, good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, today we are starting new topic that is cell cycle and cell division. बच्चों, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में। देखेंगे कि सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल के क्या इवेंट्स हैं, ठीक है, सेल साइकिल का क्या टाइम ड्यूरेशन है, एंड सेल डिवीज़न, कोई भी सेल अपने आप को कैसे डिवाइड करती है, एंड डिवीज़न के बाद कैसे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फिक्स हो जाती है। तो इन सभी लॉट्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें नई भी सीखेंगे, है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी पढ़ेंगे। ये वीडियो सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सेल ना क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की अगर बेसिक यूनिट की बात करें तो क्या है, सेल। सेल के बारे में हम लोग ऑलरेडी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर प्रीवियस वीडियो देखें, देन आफ्टर ही सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को पढ़ें, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगर हम बात करें कि चाहे हमारे पास एक छोटा ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई भी लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई भी हमारे पास लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म की अगर लाइफ की बेसिक यूनिट की बात करें तो वो किससे बने हैं, सेल से। तो सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो कहाँ परफॉर्म होती हैं, सेल के अंदर, है ना। तो सेल अपने आप को कैसे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फिक्स कर लेती है, परमानेंट हो जाती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो उसी प्रोसेस को समझेंगे और उसी को क्या कहेंगे कि सेल डिवीज़न। चलिए देखते हैं सेल साइकिल क्या है ना। एक्चुअली में सेल साइकिल क्या है, अ सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ सेल एज इट ग्रोस एंड डिवाइड्स। कोई भी सेल जब किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फिक्स होना चाहती है तब सबसे पहले वो क्या करेगी, सेल अपने आप को ग्रो करेगी, है ना। सेल क्या करेगी, अपने आप को ग्रो करेगी, एंड ग्रो करने के बाद टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, है ना। ग्रो करने के बाद सेल क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड कर लेगी, ठीक है। तो ये सेल जब अपने आप को ग्रो कर रही होती है एंड इसके बाद जब सेल अपने आप को डिवाइड करती है, इसके बीच जो भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हीं इवेंट्स की सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल कहेंगे। और जब सेल अपने आप को डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगी तब हम इसे सेल डिवीज़न कहेंगे। ओके, जब कोई भी सेल अपने आप को डिवाइड करती है, ठीक है, तो उसके डिवीज़न फेज़ में हमें दो फेज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। फेज ऑफ सेल साइकिल की अगर बात करें तो हमें दो फेज़ देखने को मिलती हैं, एक तो इंटरफेज एंड नेक्स्ट इज एम फेज़। सपोज करिए आपके पास ये एक सेल है, ठीक है, सेल में हम सेल साइकिल को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए ये एक सेल साइकिल यहाँ पर परफॉर्म हो रही, सेल साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आपके पास सेल है जिसमें ये आपका G1 फेज़ है, ये G2 फेज़ है, एंड सॉरी ये S फेज़, एंड ये आपका G2 फेज़ है, ठीक, और ये आपका M फेज़ है। तो जो G1 फेज़ से एंड जो G2 फेज़ तक का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, जो G1 फेज़ से G2 तक जो फेज़ है इससे हम इंटरफेज़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इससे हम इंटरफेज़ कहते हैं या फिर इसे हम आई फेज़ कहते हैं। जो इंटरफेज़ है या जो आई फेज़ है इसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ भी कहते हैं, और जो हमारे पास ये यम फेज़ है इसे हम डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे यम फेज़ कहते हैं। क्लियर। जो एक सेल है एक्चुअल में ये 24 आवर्स में
सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। बट जो सेल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन है ये सेल के टाइप पर डिपेंड करता है। जो 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, ये पर्टिकुलर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का टाइम ड्यूरेशन है। अगर ऑर्गेनिज्म या फिर सेल टाइप चेंज होगा तो सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन ये भी चेंज हो सकता है। जो हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ईस्ट सेल है, ठीक, जो ईस्ट है इसके अगर सेल साइकिल के डिवीज़न की बात करें तो ये 80 मिनट्स में अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो सेल साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पर या फिर टाइप्स ऑफ सेल पर। लेकिन एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें सेल डिवीजन का जो टाइम ड्यूरेशन है ये 24 आवर्स एवरेज होता है। ओके, जो सेल का एम फेज है ना, सेल का जो ये एम फेज है, जो माइटोटिक फेज है, एक्चुअल में यहीं पर सेल अपने आप को डिवाइड करती है। जो हमारे पास इंटरफेज या आई फेज है, यहाँ पर सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है। ठीक है, ग्रोथ करती है, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है, डीएनए का यहीं पर रिप्लिकेशन होता है, सेल ऑर्गेनीज का रिप्लिकेशन होता है। तो इंटरफेज में सेल अपने आप को ग्रो करती है एंड डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है। ग्रो करती है दैट मीन्स जो इसके अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है, जो साइटोप्लाज्म है, उसके अमाउंट को ये इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये इंटरफेज में होता है एंड एक्चुअल में सेल का डिवीज़न जो है ये एम फेज में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेज, है ना। इंटरफेज को और हम क्या कहते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं। जो हमारी इंटरफेज है सेल साइकिल की, जो इंटरफेज है इसे नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं। ये 23 आवर्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 23 आवर्स है। इंटरफेज में हमें 3 फेजेस देखने को मिलती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जो G1 फेज है ये 11 आवर्स की होती है, जो S फेज है ये 8 आवर्स की होती है एंड जो G2 फेज है ये 4 आवर्स की होती है। अगर आपने सेल साइकिल या सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ा है तो ऑलरेडी ये बेसिक चीज़ें आपको याद होंगी। ओके, जो G1 फेज है इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इसे पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं क्योंकि देखिए जो G1 फेज है ये कहाँ आती है, जो माइटोटिक फेज हमारी है इसके बाद, है ना। यहाँ से जो सेल साइकिल का ये जो डायरेक्शन है ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, सेल साइकिल का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जो सेल साइकिल ये कैसी यूनी डायरेक्शनल है। जो एम फेज के बाद G1 फेज आता है, इसलिए हम G1 फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे G1 गैप कहते हैं, या फिर इसे M एंड S के बीच का G1 गैप कहते हैं। ठीक है, ये किसके बीच का गैप है, M फेज एंड S फेज के बीच का गैप है, जिसे हम G1 फेज कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि G1 को पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं या फिर प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, G1 फेज आल्सो नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज। ओके, पोस्ट माइटोटिक फेज में क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑल सेल ऑर्गेनलीज एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन आई फेज की किस सब फेज में होता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, जो जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज हैं इनका डुप्लीकेशन तो G1 फेज में हो जाता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल। ऑल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स
रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्म्ड इन G1 फेज। डीएनए रिप्लिकेशन तो S फेज में होता है, सभी को पता है, बट डीएनए का रिप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन्स एंड एंजाइम की रिक्वायर होती है, इनका जो है डुप्लीकेशन कहाँ पर हो जाता है? G1 फेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज S फेज जो कि 8 आवर्स की है। यहाँ पर क्या होता है? डुप्लीकेशन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, है ना। हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए का जो डुप्लीकेशन है ये कहाँ पर होता है? एस फेज में। एज वेल एज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर डीएनए की कॉपी बनेगी वहीं पर हिस्टोन प्रोटीन की भी और वहीं पर सेंट्रियोल की भी, ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है कि सेंट्रियोल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल and this is a duplicate or doubling occurs in S phase. Clear? Now G2 phase, G2 phase में जो G2 phase है इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये है 4 आवर्स। 4 आवर्स में G2 phase कंप्लीट हो जाती। यहाँ पर डुप्लीकेशन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का डुप्लीकेशन होता है। इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए प्रोटीन्स सिंथेसिस फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए बहुत कई तरीके की जो है प्रोटीन्स की रिक्वायर होती है, एंजाइम्स की रिक्वायर होती है, ठीक है, एंड आरएनए प्रोटीन्स की रिक्वायर होती है। इन सभी का सिंथेसिस कहाँ होता है? G2 फेज में। जो G2 फेज है इसे हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज कहते हैं। जो G2 फेज है या किसके बीच में होता है? M फेज एंड S फेज के बीच में होता है, ठीक है। एंड इसे हम कह सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है सिंथेसिस के बाद G2 फेज आती है, S फेज के बाद। कई बार आपसे तो सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है, G1 S G2, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। G1 S G2 एंड इसके साथ साथ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो रहा था तो हमें अभी सेल डिवीजन के दौरान एस्ट्रल्स की और स्पिंडल फाइबर्स की, है ना, रिक्वायर होगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोप्लाज्म का स्केलेटन बनाएगा, है ना, साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करेंगी। ये जो प्रोटीन्स है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, इसकी भी सिंथेसिस कहाँ होती है? G2 फेज में। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। ओके, तो यहाँ से ये बेसिक बातें थी जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। इन बेसिक बातों से ही जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखना आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन किन फेज में होता है, इंटरफेज की किस सब फेज में होता है। नाउ आई फेज के बाद हमारे पास आती है क्या? एम फेज। M phase also known as mitotic phase और dividing phase। जो M phase है ये 1 आवर्स की होती है नॉर्मली, एंड इसमें हमें 2 फेजेस देखने को मिलती। एक तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि M फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है या फिर साइटोकाइनेसिस की। तो आप याद रखें, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन आफ्टर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये बात अच्छे से याद रखना है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ओके, कैरियोकाइनेसिस में हमें 5 सब स्टेजेस देखने को मिलती हैं, है ना। फर्दर हमें 5 फेजेस देखने को मिलती हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये फेज का भी आपको सीक्वेंस याद रखना है, PMAT यानी कि पी मैट।
पी मैट से आपको याद रखना है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसमें प्रोफेज सबसे लार्जेस्ट फेज होती है एंड जो एनाफेज है ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है एंड जो टीलोफेज है ये जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि जो भी फंक्शंस प्रोफेज में होंगे उसका जस्ट रिवर्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको, टीलोफेज में। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या याद रखना है आपको, दिस इज द बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोसोम। जो इस तरीके का हम लोग क्रोमोसोम देखते हैं ना, ये क्रोमोसोम, इस तरीके का क्रोमोसोम आप कहाँ देख सकते हैं, मेटाफेज स्टेज में देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी आपको क्रोमोसोम क्रोमेटिन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रोमेटिड के फॉर्म में देखने को मिलेगा एंड टीलोफेज में फिर से आपको क्रोमोसोम क्रोमेटिन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो जो कैरियोटाइप है यानी कि जो क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है ना, जो आइडियोग्राम है, इसको आप जो कहाँ देख सकते हैं, मेटाफेज में देख सकते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, है ना। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देखिए साइटोकाइनेसिस में आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में अलग अलग होती है। देखिए जो एनिमल सेल है, ठीक है, सपोज करिए ये एक एनिमल सेल है, जो एनिमल सेल है इसमें जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, है ना, तो कैसे करेगा, बाई सेल फ्रो मेथड्स एंड सेंट्रीपिटल। दैट मीन्स जो ये सेल है, जब सेल में, इस वाली सेल में जब साइटोकाइनेसिस होगा तब कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से फॉर्म होगी। देखिए जो ये सेल मेम्ब्रेन थी, जो सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, है ना, यहाँ पर आपके दो न्यूक्लियस हैं, है ना, क्योंकि सेल एनाफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट कर चुकी है। कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट करने के बाद साइटोकाइनेसिस फेज में इंटर कर चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास दो न्यूक्लियस हैं। ये सेल अब क्या करेगी, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर माइटोटिक की बात करते हैं, माइटोटिक फेज की, अगर मियोसिस फेज होगी तो ये फर्दर सेल फिर से डिवाइड करेंगी और 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर। तो जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह क्या करती है, अंदर की तरफ इन्विजेशन कर लेती है, अंदर की तरफ ये फोल्ड हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल, यानी कि जो ये सेंटर की तरफ इन्वेज हो गई क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये इस तरीके से यहाँ से फिर अपने आप को इसने क्या किया, डिवाइड कर लिया और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो पूछा जाता है कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है या जो सेल डिवीजन है वो किस मेथड से होता है, दैट इज फ्रो मेथड्स एंड सेंट्रीपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सेंट्रीपिटल। क्लियर। अब सपोज करिए कि आपके पास एक प्लांट सेल है, ये सेल क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस को परफॉर्म करेंगी, है ना। अब इसके पास भी 2 न्यूक्लियस हैं, यानी कि इसके पास 2 न्यूक्लियाई हैं और ये साइटोकाइनेसिस को परफॉर्म करेगी। तो इसमें क्या होगा, बाई सेल प्लेट मेथड। इसमें जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगी तब क्या होगा, यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा एंड जो इसका पोजीशन है वो कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। ठीक है, कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स ये सेल जब डिवाइड करेगी तो इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन बाहर की तरफ होगा, है ना। जो स्पिंडल फाइबर होंगे, ठीक है, सेल में जो स्पिंडल फाइबर होंगे तो स्पिंडल फाइबर का कुछ रिमेनिंग पार्ट्स होगा यहाँ पर जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना, जो जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो इसका जो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होगा ये किसकी तरफ होगा, बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर की तरफ होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे। जो फ्रेगमोप्लास्ट है इसमें एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टिन का डिपोजिशन होता है और ये डिपोजिशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी,
ठीक है, कौन करता है? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैल्शियम पेक्टिन एंड मैग्नीशियम पेक्टिन का डिपोजिशन करता है जो स्पेंडल फाइबर्स के रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर, जिससे यहाँ पर क्या बन जाती है? एक सेल प्लेट बन जाती है, पेक्टिन की लेयर्स बन जाती है, और पेक्टिन को क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेक्टिन है, जो कैल्शियम पेक्टेट एंड जो मैग्नीशियम पेक्टेट है, इसे क्या कहते हैं? प्लांट सीमेंट के नाम से जानते हैं। अगर एनिमल की केस में बात करें तो एनिमल के केस में सीमेंट की तरह वर्क कौन करता है? दैट इज हाइलोरोनिक जो एसिड्स है, ये एनिमल सीमेंट की तरह वर्क करता है, इसे एनिमल सीमेंट कहते हैं, जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में सिक्रीट होता है, जैसे कि जो हमारी बोन्स है उन्हें ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके साथ साथ जो एग है, एग के चारों तरफ भी हाइलोनोरिक जो एसिड्स है ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपको यहाँ से ये दो बातें याद रखनी है कि एनिमल प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, सेल डिवाइड करती है, और सेंट्रीफ्यूगल होता है। यहाँ पर जो फ्रेगमोप्लास्ट है, दैट मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जिनकी हेल्प से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी हमने क्या ही पढ़ा है? इंटरफेस, इंटर में जो 3 सब फेस थी, G1, S एंड G2, इसके बारे में हमने देखा कि कहाँ पर कौन सी ऑर्गेनली एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। इसके बाद हमने कैरियोकाइनेसिस देखा एंड साइटोकाइनेसिस। बस यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया। तो इसके साथ साथ टाइम ड्यूरेशन देखा। बहुत बार क्वेश्चन में नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एस फेज जहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? G2 जो सब फेज, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? जो हमारे पास आई फेज है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है ना? तो बस ये बेसिक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि सेल अपने आप को कैसे डिवाइड करती है, सेल में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। ओके, नाउ फर्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज क्रोमोसोम। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल, है ना, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो डीएनए था, है ना, डीएनए की केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो इसका मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स है, इन सभी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे पास ये डीएनए था, है ना, डीएनए क्या कर रहा था कि डीएनए की जो फर्दर पैकेजिंग होती थी, है ना, यानी कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आती थी, हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए पैकेजिंग करके क्या बना रहा था? क्रोमेटिन बना रहा था, है ना, क्या बना रहा था? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन का, ठीक, ये क्या थी हमारे पास? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का फर्दर कंडेंसेशन हो रहा था, है ना, क्रोमेटिन ने फर्दर कंडेंसेशन किया और क्या इसने फॉर्म किया? क्रोमोसोम। क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा था। तो कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, है ना। जो मोस्ट कंडेंस फॉर्म था, यही क्या था? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अभी भी हमें प्रोफेज में कैसा देखने को मिल रहा है? लाइक क्रोमेटिन जैसा। लेकिन जब सेल मेटाफेज स्टेज में पहुंची तब हमें कुछ क्रोमोसोम इस तरीके से दिखने लगा, है ना, कुछ इस तरीके से हमें देखने को स्ट्रक्चर्स मिली। जब यहाँ पे फर्दर कंडेंसेशन हुआ, यहाँ भी क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, यानी कि कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ से वाटर रिमूव होगा, है ना। तो यहाँ से फर्दर कंडेंसेशन हुआ, तब जाके यहाँ पे जो हमें मोर कंडेंस्ड फॉर्म देखने को मिली डीएनए की, क्रोमेटिन की, यही क्या है? क्रोमोसोम। ओके, तो ये आपका था डीएनए, है ना। डीएनए ने क्या किया? हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसने पैकेजिंग कर ली और क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर लिया। क्रोमेटिन ने फर्दर कंडेंसेशन किया और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन किया। और जो ये क्रोमेटिन है, इसने फिर फर्दर
कंडेंसेशन किया और कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, अगर इसके जो डायमीटर की बात करें तो हमारे डीएनए का कितना डायमीटर था, 2 नैनोमीटर, है ना, कितना था, 2 नैनोमीटर। जो क्रोमेटिन है इसका 11 नैनोमीटर डायमीटर था। इसके बाद जो हमारे पास क्रोमोसोम है इसका 700 नैनोमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, और इसका कितना था, 300 इसका 300 नैनोमीटर डायमीटर है। क्लियर। तो इस तरीके से क्या बना हमारे पास, क्रोमोसोम। क्लियर, आपको समझ में आया। और सेपरेट से फिर से हम लोग क्रोमोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। क्रोमोसोम की डिस्कवरी कैसे हुई, क्रोमोसोम को किस स्टैंड से स्टैंड करते हैं, तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में फिर से क्रोमोसोम को पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखेंगे, डीएनए ने हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेजिंग की और क्रोमेटिन का फॉर्मेशन किया। क्रोमेटिन ने फर्दर कंडेंसेशन किया तो क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन किया, और यही क्रोमेटिड्स में जब और फर्दर कंडेंसेशन हो जाता है, जब हमें 2 आर्म्स वाला ये हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो यही हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या है, क्रोमोसोम मोर कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए ही होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या है, तो अभी हमने बताया है ना कि जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैकेजिंग कर लेता है तब उसी को क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिड किसे कहते हैं, तो क्रोमेटिड कहते हैं, देखिए जब हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, या फिर ये क्रोमोसोम, ये दोनों ही क्या है हमारे पास, क्रोमोसोम है। ये भी हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम, और ये भी हमारे पास क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दोनों ही क्रोमोसोम है। यहाँ पर हमें केवल एक आर्म वाला क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 2 आर्म्स वाला क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास भी क्या है, क्रोमेटिड्स हैं, है ना। ये क्या है, क्रोमेटिड्स, और ये वाली भी क्या है, क्रोमेटिड्स है। ओके, ये वाली भी क्या है, क्रोमेटिड्स है। तो जो हमारे पास कंडेंस फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स है उसी को, उसकी जो हमारे पास आर्म्स देखने को मिल रही है, इसी को हम क्रोमेटिड कहते हैं। टीलोमियर क्या है, जो क्रोमेटिड्स का ये इंड होता है, ठीक है, जो ये इंड होता है इसको हम टीलोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है, जो ये सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि दोनों ही क्रोमेटिड्स को अटैच करता है, इसको हम टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे क्या हम कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सपोज करिए एक क्रोमेटिड वाला आपके पास ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम है। तो ये आपकी तो क्रोमेटिड हो गई, क्रोमेटिड। ठीक है, ये आपकी क्रोमेटिड हो गई। ये आपका क्या हो गया, दैट इज सेंट्रोमियर। ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर प्रोटीन्स होती है। ठीक है, दिस इज अ काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोकोर होती है। एंड जो क्रोमोसोम के या क्रोमेटिड्स के ये जो इंड हैं इन्हें ही हम टीलोमियर कहते हैं। क्लियर। तो ये सभी की सभी टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो देखिए सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है, ये हमारे पास जिसे हम कह रहे थे सेंट्रोमियर, यानी कि यहाँ पे जो एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, एंड एक हमारे पास और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, जो ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इन ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम। जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम किसे कहते हैं, ठीक है, प्लीज़ करेक्ट दिस स्पेलिंग, दिस इज अ राइट डाउन हेयर सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम किसे कहते हैं, इसको हमने अच्छे से डिटेल में जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे तब पढ़ लिया था।
ठीक है, तो फिर से एक बार बताते हैं कि सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या था, 9+0। याद है आपको बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या था, 9+0, जिसमें पेरीफेरी में ट्रिपलेट, ये जो 9 होते हैं ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट पेरीफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि सेंटर में सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है ना। तो ये तो इसका अरेंजमेंट था। और हमारे पास सेंट्रियोल कितने होते हैं, 2, है ना। कितने होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, इसलिए हम इसे डिप्लोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। आपके पास 2 सेंट्रियोल हैं लाइक दिस, ये एक सेंट्रियोल और ये आपका दूसरा सेंट्रियोल, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इसके चारों तरफ पेरी सेंट्रियोलर जो है फ्लूइड रहता है। ठीक, एमार्फस पेरी सेंट्रियोलर फ्लूइड रहता है। और जो सेंट्रियोल है ये नॉन मेम्ब्रेनस या यू कैन से आ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज है। क्लियर। ये एब्सेंट होता है प्लांट में। ठीक है, एब्सेंट कहाँ होता है, प्लांट में। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है, ये कैसा है आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड ये आपका है डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से यानी कि राइट एंगल पर होते हैं। एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दिस इज absent in plant cell as well as egg। ये एग में भी क्या होता है, absent होता है। इसीलिए एग में जो माइसोसिस की जो सेकेंड मियोसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती है। जब वो स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर लेता है तब जाके मियोसिस की सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होती है ना। मियोसिस की जो सेकेंड फेज होती तब ये कंप्लीट होती है। तो जो सेंट्रियोल है ये प्लांट सेल में भी एब्सेंट है एज वेल एज एग सेल में भी एब्सेंट होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज डुप्लीकेशन इन एस फेज, है ना। इसका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एन फेज में, सॉरी एस फेज में। इसका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में। ठीक है, एस फेज में इसका डुप्लीकेशन होता है। और एस फेज में कहाँ पर, साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल में या फिर यू कैन से साइटोप्लाज्म में। जो डीएनए था एंड जो हिस्टोन था, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, इसका भी तो डुप्लीकेशन एस फेज में हो रहा है, बट वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में कहाँ पर होता है, तो साइटोसोल में या फिर साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, जब हम सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं, न्यूक्लियस को भी रिमूव कर देते हैं, है ना। एंड इसके साथ साथ जितनी भी जो साइटोप्लाज्म है इसमें से सभी की सभी सेल ऑर्गेनलीज को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बचा रहता है, जो फ्लूइड बचा रहता है, उसी को साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाया है और न्यूक्लियस को हटाया है तो जो हमारे पास सेल ऑर्गेनलीज अभी प्रेजेंट है एंड जो सेल का मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसको मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज स्पिंडल फाइबर या फिर स्पिंडल एपरेटस। जो स्पिंडल फाइबर हैं ये हमें प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। ठीक, स्पिंडल फाइबर कहाँ मिलते हैं, प्लांट सेल में। एंड जो स्पिंडल एपरेटस है ये हमें एनिमल सेल में देखने को मिलता है। ठीक, ये कहाँ होता है, एनिमल सेल में। तो जो स्पिंडल एपरेटस है इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आती हैं, दैट इज सेंट्रोसोम, है ना, यानी कि दोनों जो सेंट्रियोल हैं प्लस स्मॉल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्मॉल जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ एस्ट्रल रेज, ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स मिलकर क्या बनाती, स्पिंडल एपरेटस बनाती हैं, जो कि हमें ओनली एनिमल सेल में देखने को मिलता है। जबकि जो स्पिंडल फाइबर है ये हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में आप बहुत कंफ्यूज रहे होंगे। आज इसके बारे में
कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, है ना। आप ध्यान से सुनना, चीज़ों को हमारे साथ साथ राइट डाउन करना, तो डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, एस्ट्रल या फिर एन एस्ट्रल। एस्ट्रल मीन्स जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट थे, स्पिंडल ऑपरेटर्स में, यानी कि जो एस्ट्रल हमें देखने को मिलेंगे, जो एस्ट्रल रेज हैं ये कहाँ देखने को मिलेंगी, ओनली एनिमल सेल में। क्लियर, ओनली एनिमल सेल में आपको एस्ट्रल देखने को मिलेंगे। एंड एन एस्ट्रल दैट मीन्स एब्सेंट एस्ट्रल रेज। तो प्लांट की सेल में स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट है ना, स्पिंडल ऑपरेटस नहीं होता है, तो ये कैसा होगी, जो प्लांट सेल है वो कैसी होगी, एन एस्ट्रल होगी, यानी कि यहाँ पर एस्ट्रल रेज एब्सेंट होंगी। अच्छा, एस्ट्रल रेज क्या होती हैं, सपोज करिए ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ पर जो हमारे पास सेंट्रियोल थे वो कितने थे, 2, एक तो प्रॉक्सिमल, तो हमने इसको यहाँ बना लिया प्रॉक्सिमल, एक हमारे पास क्या था डिस्टल, ये हमने बना लिया बच्चों क्या, डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर, अब यहाँ पर क्या है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर फ्लूइड है, यहीं से कुछ एस्ट्रल कुछ रेज निकलती हैं, ठीक है, ऐसे जो अपोजिट पोल की तरफ मूव करती हैं, ठीक, यहाँ से रेज निकलती हैं जो अपोजिट पोल की तरफ मूव करती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज कहते हैं। ओके, तो एस्ट्रल रेज कहाँ मिलेंगी, जहाँ होगा सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल कहाँ है, एनिमल सेल में। क्लियर बच्चों, तो एस्ट्रल कहाँ मिलेगा आपको, एनिमल सेल में, एंड अनएस्ट्रल कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज प्लांट सेल में। क्लियर, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, सेंट्रिक एंड असेंट्रिक। सेंट्रिक मीन्स सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल में है, एंड असेंट्रिक जो कि प्लांट सेल में है ना। ये तीनों है टर्मिनोलॉजी डिपेंड्स टोटली ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल पर डिपेंड करती हैं, जो स्पिंडल फाइबर हैं, जो एस्ट्रल हैं, ठीक है, एंड जो सेंट्रिक हैं, ये टोटली किस पे डिपेंड कर रही हैं, सेंट्रियोल पे। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, प्लीज़ लिसन टू क्लियर केयरफुली। जो स्पिंडल फाइबर हैं प्लांट सेल में, जो एनेस्ट्रल फाइबर हैं प्लांट सेल में, जो असेंट्रिक पोजीशन है प्लांट सेल में। ओके, स्पिंडल ऑपरेटर्स कहाँ देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में, एस्ट्रल रेज कहाँ मिलेंगी, एनिमल सेल में, और सेंट्रिक सेल कौन सी होती, एनिमल सेल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ना कई बार चीज़ों को आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से राइट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, चलिए क्या है कि अब हमें जो हमने इतना कंप्लीट कर लिया टर्मिनोलॉजी को, है ना, आई फेज कंप्लीट कर लिया, एम फेज, अब हमें एक्चुअल में क्या समझना है कि जब सेल डिवाइड करेगी तो सबसे पहले क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, है ना। आई फेज के बाद माइटोटिक फेज में क्या होगा, सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, सॉरी साइटोकाइनेसिस नहीं, सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, जो हमारे पास सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है यही डिवाइड करेगा, यानी कि 2 न्यूक्लियस बनेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास डीएनए है, यानी कि जो क्रोमोसोम के फॉर्म में डीएनए है, वो क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करेंगे, है ना, वो क्रोमोसोम कैसे डुप्लीकेट होंगे या कैसे उनका रिडक्शनल होगा जो अपनी नेक्स्ट डॉटर सेल में जाएंगे, इसको समझने के लिए हमें समझना क्या पड़ेगा, डीएनए को, है ना। डीएनए के बाद हमें क्रोमेटिन को समझना पड़ेगा, है ना, डीएनए के बाद हमें क्रोमेटिन को समझना पड़ेगा, और क्रोमेटिन के बाद हमें क्रोमोसोम को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास सपोज करिए डीएनए है ना, अब जो हमारे पास डीएनए है, अब यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आएगी, इसके साथ डीएनए पैकेजिंग करेगा, फिर क्रोमेटिन का फॉर्मेशन, और क्रोमेटिन में कंडेंसेशन होगा फर्दर, और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इसका नेचर कैसा है, डीएनए क्या है, डीएनए का नेचर कैसा है। ऑलरेडी हम लोग डीएनए का जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन था, जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट थे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब डीएनए को हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैपिंग करेगा, कैसे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करेगा, और कैसे न्यूक्लियो
जो आपका क्रोमोसोम है इसका फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे से राइट डाउन कर लें और इसके साथ साथ आप चीज़ों को अच्छे से याद रखें। यहाँ से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना, दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसे डीएनए से रैप्ट करेगी, कैसे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करेगा, इन सब ऑल थिंग्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।